तो अब हम इसी तरीके से एक्टिव वाला भी चेक कर लेते हैं कैसे काम करता है। तो एक्टिव जो स्टेट होती है वो बटन टैग पे आप एक्टिव यूज कर सकते हैं। तो मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। तो पहले तो एक बटन बनाते हैं, बटन टाइप। बटन के 3 टाइप हो सकते हैं, या तो एग्जैक्टली बटन की तरह होगा, या फिर वो किसी फॉर्म में यूज कर सकते हैं उसको सबमिट की तरह, या फिर रीसेट की तरह। हम इनपुट टाइप भी यूज कर सकते हैं, उसमें टाइप सबमिट लिख देंगे या टाइप रीसेट कर देंगे, या बटन टाइप भी यूज कर सकते हैं। तो दोनों एक ही चीज़ है। बटन के जो टैग है वो पेयर में आता है, उसको बंद करना पड़ता है, एंड बीच उस बटन पे क्या वैल्यू लिखी होगी वो आपको लिखनी पड़ती है। तो जैसे मैंने लिख दिया क्लिक मी, मैंने जैसे इसको सेव किया, आप देख रहे हैं राइट हैंड पर एक बटन लगा हुआ है, इस पर क्लिक कर सकते हैं। तो आप देख रहे हैं क्लिक का सा इफेक्ट आ रहा है इसमें। तो चलिए अब इसको चेंज करते हैं। तो बटन का CSS लिखने के लिए, क्योंकि एक ही बटन है अभी तो हमारे पास पूरे पेज में, तो सीधा बटन के टैग से ही इसको यूज कर लेते हैं। एंड बटन के टैग में हम ऐड करते हैं बैकग्राउंड। बैकग्राउंड रख देते हैं ब्लैक। तो आप देख रहे हैं जो कलर था वो भी ब्लैक था, तो दोनों छुप गए हैं। तो इसके लिए मुझे कलर वाइट रख देता हूँ इसका, और आप देख रहे हैं ये ऐसा दिख रहा है। अब हम इसमें ये जो आपको दिख रहा है ब्लैक के बाहर जो बॉर्डर है, बॉर्डर को भी चेंज कर देते हैं, क्योंकि अभी वो अच्छा नहीं लग रहा है। बॉर्डर 3 पिक्सल्स सॉलिड, लेट्स मेक इट ब्लैक। तो ये 3 पिक्सल्स का सॉलिड बॉर्डर है। बॉर्डर को अगर आपको मतलब राउंडेड कॉर्नर देने हैं, कॉर्नर अभी आप देख रहे हैं इसका एकदम रेक्टेंगल की तरह दिख रहा है, तो यहाँ पर हम बॉर्डर का रेडियस भी बता सकते हैं। बॉर्डर का जो रेडियस है कितना होना चाहिए, 5 पिक्सल्स देते हैं हम। तो अब आप देख रहे हैं वो बटन राउंडेड हो गया है। इस पर क्लिक करते हैं तो क्लिक वाला इफेक्ट आएगा, बट वो हमने क्योंकि सारी सेटिंग्स चेंज कर दी हैं उसकी CSS, तो वो बटन क्लिक वाला इफेक्ट हमें दिख नहीं रहा है, क्योंकि वो जो ग्रे पोर्शन जो था, जो जो जिससे क्लिक इफेक्ट आता था, वो हटा दिया हमने। तो क्लिक के लिए हम इस पर कुछ और करते हैं। अब जब ये बटन क्लिक होगा तो तब उसकी स्टेट जो होगी वो एक्टिव होगी। तो एक्टिव स्टेट के लिए हम यहाँ पर सूडो क्लास यूज करेंगे एक्टिव। जब एक्टिव हो बटन, तब उसका जो बॉर्डर हो तो अब जब मैं इसको क्लिक करूंगा तब आप देख रहे हैं कि नीचे वो बॉर्डर चेंज हो रहा है उसका। अगर आप ध्यान दें तो क्लिक करने पर उसका जो बॉर्डर है वो थोड़ा सा ग्रे कलर में आता है। इसी को मैं ब्लैक कर देता हूँ, एंड कलर चेंज करके हम इसका गोल्ड कर देते हैं। अब आप देख रहे हैं जब मैं क्लिक करता हूँ तब इसका बॉर्डर नीचे से बड़ा होता है, यानी पहले 3 पिक्सल्स था, अब वो बॉटम वाला जो बॉर्डर है, नीचे वाला बॉर्डर, वो 4 पिक्सल का जाता है, एंड कलर इसका चेंज हो जाता है। तो ये हुई आपकी एक्टिव स्टेट। इसमें हम कुछ और चीज़ें ऐड कर देते हैं। ये है आपका डिफ़ॉल्ट वाला बटन, एंड देन ये है आपका जो एक्टिव वाला बटन। आप इसमें बटन होवर स्टेट भी डाल सकते हैं, बट होवर स्टेट की जगह बटन में फोकस स्टेट होती है। आप देख रहे हैं कि यहाँ ब्लू कलर का बॉर्डर आ गया जब मैंने इस पर क्लिक किया तो अब ये फोकस्ड है। अब मैं अगर बाहर चला गया तो ये फोकस हट गया इससे। तो जब तक फोकस्ड है उस पर ब्लू कलर का बॉर्डर आ रहा है। अगर आपको बॉर्डर हटाना है, आई मीन आउटलाइन ये जो ब्लू कलर की आ रही है हटानी है, तो आप इसमें डाल सकते हैं। आउटलाइन नन कर दिया मैंने। अब आप देख रहे हैं कि मैं कुछ भी करूँगा तो ये बस ये सिर्फ दिख रहा है कि हाँ कुछ क्लिक इफेक्ट आया है। तो अगर आपको इसको कुछ और चेंजेस करने हैं तो आप एक्टिव स्टेट में भी कर सकते हैं, और आप फोकस स्टेट में भी कर सकते हैं, कि जब फोकस्ड है यानी जब किसी ने क्लिक किया हुआ है तब उसमें क्या दिखना चाहिए। उस केस के लिए हमारे पास फोकस सूडो क्लास है, एंड उस क्लास के अंदर आप लिख सकते हैं फॉर एग्जांपल कि बॉर्डर का जो कलर है वो चेंज हो जाए, वो टील हो जाए। अब आप देख रहे हैं कि मैंने क्लिक किया हुआ है तब ये बॉर्डर कलर इस तरीके से दिख रहा है। जब मैंने इससे फोकस हटा दिया तब ये बॉर्डर चेंज हो गया। तो इस तरीके से आप क्लासेस ये यूज़ कर सकते हैं। अगर क्लिक में आपको ये दिखाना है
तो आप क्लिक में बॉर्डर बॉटम भी जो है वो बड़ा कर सकते हैं, सो दैट लगे कि क्लिक्ड है अभी। तो इस तरीके से आप अलग अलग इफेक्ट्स बना सकते हैं। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पर क्लिक इफेक्ट आ गया है। इसी की अगर इसी को और अच्छा बनाना है तो आप कुछ ऐसा कर सकते हैं। ये देखिए अभी इतना अच्छा नहीं लग रहा है, बट अगर हम इसमें पूरे बॉर्डर को ही अगर बड़ा कर दें तो ये लगेगा कि ये कुछ जूम सा हो गया है। तो अब आप देख रहे हैं कि ये क्लिक्ड लग रहा है बॉर्डर, मतलब ये बटन क्लिक्ड लग रहा है। क्लिक हटा दिया, फोकस हटाया तो चेंज हो गया। तो इस तरीके से आप ये सूडो क्लासेस यूज कर सकते हैं। ये ये जितनी भी सूडो क्लासेस हैं आप सबको इनके बारे में प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तभी आपको समझ आएगा कि कब कौन सी स्टेट एक्टिव होती है और कब कौन सी स्टेट एक्टिव नहीं होती है। आपको अगर इवेंट्स फायर करने हों, क्योंकि कई बार होता है कि आप माउस अगर इधर रखेंगे तो यहाँ पर टाइप कैसे करेंगे, तो उस स्टेट को कंटिन्यू करने के लिए आप यहाँ पर राइट क्लिक कर सकते हैं एलिमेंट्स वाले मेन्यू में, एंड फोर्स स्टेट कर सकते हैं। स्टेट फोर्स कर सकते हैं आप, एक्टिव चलनी है, होवर, फोकस या विजिटेड। तो अगर मैं इसको अगर फोकस रख देता हूँ, यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ, तो ये ऑटोमेटिकली अब ये पूरे टाइम फोकस ही रहेगा। तो मैं अपने आप यहाँ पर चीज़ें चेंज कर सकता हूँ, मुझे बार बार वहाँ पर जाकर क्लिक करने की जरूरत नहीं है। अगर मुझे फोकस स्टेट हटानी तो राइट क्लिक करके फोर्स स्टेट एंड फोकस मैंने हटा दिया। स्टेट और यहाँ पर फोर्स स्टेट। तो इस तरीके से आप यहाँ पर पूरी टेस्टिंग कर सकते हैं क्रोम के अंदर ही। तो ये हुई हमारे सूडो स्टेट्स की बात। अब हम बात करेंगे कुछ और नए टाइप के सेलेक्टर्स की ही। हालांकि हमने इतने सारे सेलेक्टर्स पढ़ लिए हैं जो कि बहुत काफ़ी हैं, आपको ऑलमोस्ट सारे टाइप के पेजेस बनाने में सब काम आ जाएंगे। बट कुछ कुछ कई बार एक जनरलाइज फॉर्मेट में हमें कुछ चीज़ें चाहिए होती है, कि जैसे आप एक ऐसे लिख रहे हैं एंड ऐसे का आप चाहते हैं कि फर्स्ट लाइन हमेशा अलग कलर में दिखाई दे, या फिर जैसे न्यूज़पेपर्स में आपने देखा होगा कि पैराग्राफ होता है तो पैराग्राफ का फर्स्ट लेटर जो होता है वो एक अलग तरीके से लिखा होता है। तो वो सारे जो लेआउट्स हैं वो उस टाइप के बनाने के लिए आपके पास CSS में और ऑप्शंस भी हैं। तो चलिए उनके बारे में बात करते हैं। मैं फटाफट से एक नई फाइल बना लेता हूँ। तो मैं फटाफट से कुछ सैम्पल HTML कोड लिख लेता हूँ, कुछ पैराग्राफ टैग्स, एक लिस्ट भी बना लेते हैं, काम आएगी तो अच्छी बात है। तो ये हमारा कुछ सैम्पल कोड है। राइट एंड पर आपको इसका आउटपुट दिख रहा है। अभी तो ये सारा कुछ ब्लैक है, बट व्हाट इफ मुझे हर एक पेज में जो सेकंड पैराग्राफ है उसका कलर चेंज करना है, और जो कोड है HTML कोड जहां से जनरेट हो रहा है उसको चेंज करना अलाउड ही नहीं है। अगर अलाउड होता तो कोई सिंपल बात थी, यहाँ पर क्लास ऐड करते ABCD जो भी आप एंड उसका कोड लिख देते। बट अगर आपको अलाउड ही नहीं है कोड HTML कोड ऐड करना, आपको ऊपर ऊपर से सिर्फ CSS चेंज करने के लिए दिया गया है, तो उस केस के लिए आपके पास सेलेक्टर्स हैं जिन्हें N सेलेक्टर्स कहते हैं। आपने अगर मैथमेटिक्स पढ़ा है स्कूल में क्लास 11-12 में तो आपने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन वगैरह पढ़ा होगा, चाहे वो कोई एक सीरीज हो चाहे वो किसी भी टाइप का पैटर्न हो। तो जो पैटर्न्स की बात होती है वो N टाइप में करी जाती है, कि अगर मान लीजिए ऐसे 10 एग्जाम्पल हैं आपके पास, तो जो सेकंड वाला जो P होगा उसको हमेशा हम बोलेंगे कि ये सेकंड चाइल्ड है। अगर यही आप मान लीजिए
कि यहाँ पर 50 पी लिखे हुए हैं, यानी 50 पी टैग है, एंड अब मैं बोलूँ कि हर थर्ड वाले पी टैग को आपको कलर चेंज करके दिखाना है, तो जो उसका जो टर्म बनेगा वो एक सीरीज बनेगी कि हर इतने पी पर, यानी इतने एलिमेंट्स के बाद आपको कलर चेंज करना है। तो इसके बारे में हम पढ़ते हैं कि ये क्या होता है। इस सिलेक्शन वाली सीरीज में सबसे पहला जो रूल आता है वो होता है फर्स्ट चाइल्ड वाला रूल। तो अगर आपको हर एक पेज में ऐसे बहुत सारे पैराग्राफ टैग्स हैं या कोई सा भी टैग हो, आपको उनका फर्स्ट प्रेजेंस है, यानी फर्स्ट अकरेंस जो है, यानी पहली बार कब पी टैग यूज हुआ, उसको आपको चेंज करना है एज ए चाइल्ड, तो आप उसको चेंज कर सकते हैं। अब यानी जो पी टैग है इतने सारे, ये सारे बॉडी के चाइल्ड है ना, राइट। तो फर्स्ट पी टैग जो होगा मुझे सिर्फ उसको सेलेक्ट करना है, तो मैं यहाँ पर रूल लिख सकता हूँ कि पैराग्राफ टैग जो कि अपने पेरेंट का फर्स्ट चाइल्ड है, मैं उसका कलर ग्रीन कर देता हूँ। तो अब आप देख रहे हैं कि कुछ भी चेंज नहीं हुआ। उसका रीजन क्या है कि जो पैराग्राफ टैग है वो फर्स्ट चाइल्ड नहीं है बॉडी का, क्योंकि बॉडी का फर्स्ट चाइल्ड जो है वो है स्टाइल। तो हमें ये सारे पैराग्राफ टैग्स को टेस्ट करने के लिए एक डिवीजन के अंदर, यानी डिव टैग के अंदर डालना पड़ेगा। मैं कुछ पैराग्राफ टैग हटा देता हूँ, एंड अब आप देख रहे हैं कि एक जो फर्स्ट वाला पैराग्राफ टैग है वो ग्रीन हो गया, यानी फर्स्ट पैरा के अंदर जो भी था वो ग्रीन हो गया, एंड बाकी सारे वैसे ही नॉर्मल पड़े हैं। क्यों? क्योंकि जो सेलेक्ट हुआ है वो सिर्फ ये वाला है। अब वो क्यों हुआ है कि इस डिवीजन टैग का, यानी इस डिव टैग का फर्स्ट जो चाइल्ड है वो पी, वो ये वाला है, तो ये सिलेक्ट हो गया। अगर ऐसे कितने भी टैग होते, चाहे मैं सेक्शन टैग ले लूं, उसके अंदर भी ऐसे पी टैग और पी टैग भरे हुए होते, तो वो भी सबसे पहले वाला पी टैग सेलेक्ट हो जाता। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे एसएडी जो सैड लिखा हुआ है ये भी ग्रीन हो गया। तो कहीं पर भी पी टैग जो होंगे पहले तो सारे वो देखे जाएंगे, एंड उन सब में से देखा जाएगा कि अपने पेरेंट टैग का फर्स्ट चाइल्ड कौन सा है, तो उस हिसाब से ये सिलेक्ट होंगे। आई होप ये आपको समझ आ गया हो, क्योंकि अगर यही समझ नहीं आया तो आप आगे बढ़ने का फायदा नहीं है। आप इसको दोबारा सुन लीजिए। मैंने यहाँ पर पी टैग लिखा है, यानी सारे पी टैग्स देखे जाएंगे। उसके बाद मैंने लिखा फर्स्ट चाइल्ड, यानी ये सूडो क्लास मैंने यूज करी कि फर्स्ट चाइल्ड हो अगर कोई भी पी टैग अपने पेरेंट का, तो उसको सेलेक्ट करके उस पर ये रूल लगाना है। तो इसी तरीके से ये वाला सेलेक्ट हुआ, एंड इसी तरीके से ये वाला सेलेक्ट हुआ। अगर मैं आप एल पर ये रूल लगा देता तो एबीसी कलर चेंज हो जाता, तो मैं यहाँ पर एल लिख देता हूँ। अब आप देख रहे हैं एबीसी का कलर चेंज हो गया। क्यों? क्योंकि ये जो लिस्ट आइटम था ये अपने पेरेंट का फर्स्ट चाइल्ड है, तो ये हुआ फर्स्ट चाइल्ड वाला प्रॉपर्टी। ऐसे ही आपको फर्स्ट लेटर, मैंने जब बोला था कि जैसे न्यूज़पेपर्स में लिखा होता है कि फर्स्ट पैराग्राफ का फर्स्ट लेटर जो है वो कैपिटल में लिखा हुआ है, तो हम इसी तरीके से इसमें लिख सकते हैं। फर्स्ट लेटर आप देख रहे हैं सब में जो एच था वो पूरा कलर चेंज हो गया। तो ये फर्स्ट लेटर चूज करने के लिए, यानी सेलेक्ट करने के लिए, उसको अगर आपको बड़ा दिखाना है तो आप यहाँ पर फॉन्ट साइज इंक्रीज कर सकते हैं 300%। आप देख रहे हैं कि एच यहाँ पर कैपिटल लिखा हुआ है। अब ये जो परसेंटेज वाला जो प्रॉब्लम चल रहा है पिछले 2 वीडियो से, परसेंटेज या पीएक्स या हम जो भी यहाँ यूनिट्स यूज कर रहे हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम सिर्फ इन यूनिट्स की ही बात करेंगे कि कौन कौन सी सीएसएस में हमारे पास यूनिट्स अवेलेबल है, उनको यूज कैसे करना होता है। तो ये 300% मतलब नॉर्मल से 3 गुना मैंने साइज चूज कर लिया इसका। तो अब आपको एच और ये जितने भी फर्स्ट लेटर्स है इस तरीके से दिख रहे हैं। तो आगे बढ़ते हैं इसी पे। एक और प्रॉपर्टी हमारे पास फर्स्ट ऑफ टाइप, फर्स्ट ऑफ टाइप। तो आप देखिए कि फर्स्ट ऑफ टाइप से क्या होता है। ये रूल्स, जितने भी रूल्स हैं वो सारे के सारे अपने पेरेंट के रिलेटिव में ही चलते हैं। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि अगर आपको हर एक पेरेंट के अंदर जितने भी टैग्स हैं उसका फर्स्ट अगर अकरेंस कहीं हुआ है तो उसको ग्रीन करना है। बट इसमें और आप सोचेंगे कि जो फर्स्ट चाइल्ड था उसमें डिफरेंस क्या है, तो फर्स्ट चाइल्ड वाला जो केस था वो उसमें पी टैग को हमेशा फर्स्ट होना जरूरी था, राइट। अगर मैं यहाँ पर डिव टैग से पहले स्पैन टैग लगा दूं एक, अब आप देख रहे हैं कि ये अभी भी ग्रीन है, बट यही अगर यहाँ पर फर्स्ट चाइल्ड लिखा होता तब ये ब्लैक ही रह जाता। क्यों? क्योंकि अब इस बार ये फर्स्ट चाइल्ड नहीं है, स्पैन है फर्स्ट चाइल्ड। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है फर्स्ट चाइल्ड और फर्स्ट ऑफ टाइप में।
फर्स्ट ऑफ टाइप का मतलब है कि पी टाइप का जो पहला जो टैग्स हैं जितने भी, उसमें सबसे पहला जो अकरेंस हुआ वो सेलेक्ट होगा, चाहे वो कहीं पर भी हो, चाहे स्पैन के जैसे यहाँ पर 10 टैग और हो, बट पैराग्राफ टैग तो फर्स्ट टाइम यहाँ है ना। ऐसी सिलेक्शन में सेक्शन टैग में हुआ, सेक्शन टैग के अंदर ये जो फर्स्ट पी था वो सिलेक्ट हो गया। जैसे ये 3 किए, उसी तरीके से हम लास्ट वाला कर सकते हैं कि लास्ट चाइल्ड जो है उसको सिलेक्ट कर लिया जाए। अब लास्ट चाइल्ड के केस में आपका फर्स्ट चाइल्ड का जो केस था उससे एग्जैक्टली उल्टा वाला काम होगा कि लास्ट जो चाइल्ड होगा वो सिलेक्ट कर लिया जाएगा। ऐसे ही लास्ट ऑफ टाइप भी है, तो आप उसकी प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। अब जो मैं nth सेलेक्टर्स कह रहा था उनके बारे में देखते हैं कि nth का मतलब क्या है। सबसे पहला काम, अगर आपको मान लीजिए कोई भी एक रैंडम फिक्स्ड पोजीशन ऑफ जो टैग है वो चूज करनी है, मान लीजिए आपको हर वो पैराग्राफ टैग चूज करना है जो सेकंड नंबर पे अपने पेरेंट का चाइल्ड है, सेकंड चाइल्ड, तो nth चाइल्ड, एंड यहाँ पर आप एक नंबर लिख सकते हैं। सेकंड चाइल्ड चूज करना है तो आप यहाँ पर 2 लिख देंगे। तो आप देख रहे हैं कि ये सेकंड चाइल्ड बिल्कुल पैराग्राफ था, सेकंड चाइल्ड है अपने डिवीजन टैग का। ऐसी सेक्शन में ये पी टैग जो था ASD वाला, ये भी सेकंड चाइल्ड है, तो ये दोनों सेलेक्ट हो गए। अब इसी तरीके से आपको थोड़ा और क्लियर हो जाए तो मैं यहाँ पर चीजें चेंज कर देता हूँ। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पर 3 कर दूं तो आप देख रहे हैं कि ये जो ग्रीन था वो एक आगे शिफ्ट हो गया। तो वो सारे पैराग्राफ टैग्स जो कि अपने पेरेंट के थर्ड चाइल्ड हैं, यानी ये वाला, और इसमें तो कोई है ही नहीं तो ये सेलेक्ट हुआ ही नहीं। तो इस तरीके से आप nth चाइल्ड सेलेक्टर यूज कर सकते हैं। ये आपको बहुत बार काम आएगा, क्योंकि कई बार ऐसा होता है, जैसे एग्जांपल आप देखिए कि आपकी एक मेन्यू है, टॉप मेन्यू। अब आपने सभी मेन्यू के आइटम्स के बीच में कुछ कुछ स्पेस दिया है, बट आप नहीं चाहते कि जो राइट वाली या फिर सबसे लेफ्ट वाली जो मेन्यू है उनमें आप स्पेस दें, राइट, क्योंकि उसके बाद तो मेन्यू खत्म ही हो गई, तो स्पेस देने का मतलब ही नहीं बनता। तो उस केस में आप फर्स्ट चाइल्ड लास्ट चाइल्ड यूज कर सकते हैं। अदरवाइज भी बहुत सारे एप्लीकेशंस आपको आएंगे काम में जब आप पेजेस बनाना शुरू करेंगे तब। जैसे nth चाइल्ड है, सेम वैसे ही आपके पास nth लास्ट चाइल्ड भी है। तो थर्ड लास्ट अगर आपको चूज करना है तो आप ऐसे लास्ट चाइल्ड वाला nth लास्ट चाइल्ड करके चूज कर सकते हैं। अब आप देखिए कि थर्ड लास्ट इसमें ये वाला था, तो इसमें यहाँ पर वो ग्रीन हो गया सिलेक्ट होने के बाद। सेम ऐसे ही अगर आपको LI में देंगे तो LI का जो फर्स्ट वाला LI होगा वो चूज हो जाएगा। चाहे यहाँ पर चाहे अगर 10 LI होंगे, LI टैग्स होंगे, तो थर्ड लास्ट जो भी होगा वो चूज हो जाएगा। सिंपल है, बस आपको याद रखने की जरूरत है कि कब क्या चीज हमें यूज करनी है। जिस तरीके से हमारे पास ऑफ टाइप वाला जो सिलेक्टर था कि फर्स्ट ऑफ टाइप लास्ट ऑफ टाइप, सेम ऐसे ही हमारे पास nth ऑफ टाइप भी है। तो एक बार उसको भी देख लेते हैं फटाफट, nth ऑफ टाइप। तो थर्ड पैराग्राफ टैग जहां पर भी होगा वो सिलेक्ट होगा। तो ये हाई पैरा 3 चूज हो गया और नीचे कोई है ही नहीं तो सिलेक्ट होगा कैसे। अब जैसे nth ऑफ टाइप है, सेम वैसे ही nth लास्ट ऑफ टाइप भी हो जाएगा। तो आप वो भी अपने लेवल पर ही प्रैक्टिस कर लेंगे तो अच्छा है, आपको काम आएगा आगे। अब जो हम बात कर रहे थे कि जैसे आपको हर थर्ड एलिमेंट चूज करना है, ये तो सारे सिंगल सेलेक्टर थे, राइट। आपको एक ही एलिमेंट चूज हुआ ना, इतने सारों में से आप कोई एक ही कर पा रहे थे चूज। व्हाट इफ आपको हर थर्ड एलिमेंट चूज करना है या फिर हर सेकंड एलिमेंट चूज करना है, तो इसके लिए जो आपका सिलेक्टर यूज होगा वो यही होगा, nth चाइल्ड, एंड उसके बाद यहाँ पर आप एक नंबर लिख सकते हैं। तो इसको आप इस तरीके से देखिए, अगर मैं यहाँ पर 2 लिख देता हूं तो आप देख रहे हैं कि हर एक ऑल्टरनेट वाला सिलेक्ट हो गया। फर्स्ट वाला हुआ, उसके बाद एक छूट गया, उसके बाद अगला सिलेक्ट हुआ, उसके बाद ये हुआ, एंड उसके बाद ये हुआ। तो इसको आप कुछ इस तरीके से देखिए, n का मतलब है आपका नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स कौन से होते हैं? वो सारे नंबर्स जो 1 से शुरू होते हैं एंड आगे चलते जाते हैं 1 2 3 4, इसमें 0 इंक्लूडेड नहीं होता। तो अगर मैं यहाँ पर n को 1 लिख दूं तो जो आपका ये क्वेरी बनती है वो बनेगी p कॉलन nth चाइल्ड, यहाँ पर आएगा 2। जब ये सेकेंड टाइम इवेल्युएट होगा, यानी n जब और बड़ा हो गया, तो n बड़ा होएगा तो 1 के बाद क्या आएगा? 2 आएगा। तब nth चाइल्ड 4 हो गया। तो एक तरीके से इस तरीके से ऐसे टेबल बन गई कि फर्स्ट जो बना वो बना 2 into 1, तो सेकेंड वाला चाइल्ड चूज हुआ। उसके बाद 2 into 2 हुआ तो फोर्थ वाला चाइल्ड सेलेक्ट हुआ। उसके बाद 2 into 3 हुआ तो सिक्स्थ वाला चाइल्ड सेलेक्ट हुआ। इस तरीके से आपकी ये सिलेक्शन चल रही है।
फॉर्मूला सेम है। इट इज लाइक कि आपने पहले यहां पर ये लिखा, उसके बाद आपने सेम यही चीज लिखी, बट इस बार यहाँ पर चाइल्ड का नंबर चेंज कर दिया। तो एक आपको सीरीज बन रही है ना कि 2 4 6, अगर आपको ये सारे सेलेक्ट करने होते हैं ऐसे एक एक करके, तो आप वो सेलेक्ट कर सकते हैं। अब आप देखेंगे कि सिलेक्शन तो अभी भी एक एक बार में एक ही हो रहा है, बस वो है कि हमने उसको बहुत बार n टाइम्स चला दिया, उसको n टाइम्स मतलब इन्फिनिटी तक। तो वो चलाने के लिए हमने n एक वेरिएबल यूज कर लिया। अब सेम ऐसे ही आप ऐसे अलग अलग सीरीज बना सकते हैं। मान लीजिए मुझे चेंज करना है, हर 2n+1 पे चेंज करना है, तो मैं यहाँ पर 2n+1 लिख दूंगा। अब आप देख रहे हैं कि थर्ड चूज हुआ, उसके बाद 5th चूज हुआ, 7 चूज हुआ एंड 9 चूज हुआ। तो पहला वाला छोड़ के सारे के सारे अगले वाले चूज हुए। अब मेरे को अगर 3-3 के गैप में चूज करने थे तो मैं 3n यूज कर सकता हूँ। अब आप देख रहे हैं थर्ड चूज हुआ एंड 6 चूज हुआ, बट यही अगर मुझे थर्ड नहीं करना, मुझे सेकंड से शुरू करना था इसको, तो मैं यहाँ पर 3n-1 भी कर सकता हूँ इसको। तो आप देख रहे हैं एक ऊपर बढ़ गया है। ऐसे ही मैं इसको 3n-2 कर सकता हूँ, तो आप देख रहे हैं ये 4th नंबर से शुरू हुआ है। सेम ऐसे ही यहाँ पर +1 और -1 भी कर सकते हैं। तो अब ये मेरा 4 से शुरू हुआ और फिर से वही सीरीज कंटिन्यू हो गई। इस तरीके से आप अलग अलग टाइप के बना सकते हैं। तो ये हुए आपके n चाइल्ड सेलेक्टर्स। ये आपको बहुत ज़्यादा काम आएंगे। आप किसी भी टाइप के अलग अलग पैटर्न्स बनाएंगे या फिर अच्छे अच्छे यूआईज में यूज होता ही है। चाहे आप टेबल्स बनाएंगे तो उसमें आप देखेंगे कि आपको जो आप एक्सेल शीट में जब काम कर रहे होते हैं या कहीं पे भी आपने टेबल देखी होंगी सुंदर सी, तो उसमें देखा होगा कि इवन रोज को या ऑड रोज को कुछ अलग कलर दे देते हैं। तो सेम यही चीज अगर मान लीजिए यहाँ पर एक टेबल होती, हम ये एग्जांपल ले ही लेते हैं क्योंकि बहुत ही रियल वर्ल्ड में काम आता ही है। अब आपकी एक टेबल बन गई है। अज्यूम कर लीजिए कि यहाँ पर एक अच्छी सी टेबल है और उसमें बहुत सारे डेटा उसमें सेव्ड है। तो अब मैं क्या करूँगा, मैं सिंपली यहाँ पर tr लिखूंगा एंड यहाँ पर 2n लिखूंगा एंड उसका बैकग्राउंड ये मैंने ग्रे कर दिया, तो यहाँ पर ग्रे आ जाएगा। या फिर मैं यहाँ पर कुछ ग्रे लिख दिया, तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो इवन वाली रोज है उनका कलर अलग दिख रहा है। तो जब बहुत सारा डेटा होता है तो पढ़ने में आसानी रहेगी आपको, इसलिए हम ये सब कर देते हैं। तो ये इसका एक बहुत सिंपल सा और कॉमन सा यूज है। आपको किसी भी टाइप की टेबल में दिखेगा, चाहे वो एक्सेल यूज कर रहे हो। एक्सेल में ऑब्वियसली सीएसएस यूज नहीं होती, बट हर जगह ये चीज जो है वो किसी ना किसी तरीके से यूज हो रही होती है। तो सेम वही फीचर एचटीएमएल में बनाने के लिए हमने सीएसएस में रूल्स बना दिए। तो ये हुई एन चाइल्ड सेलेक्टर्स की बात। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो भी यूनिट्स वगैरह हम यूज करते हैं सीएसएस में उन सब की, एंड कलर्स के किस किस टाइप से हम कलर का जो यूजेज है वो करते हैं, कौन कौन से टाइप के फॉर्मेट है जिसमें हम कलर्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू।